नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज बिंदवार और आज हमेशा की तरह हम एक और नया केस डिस्कस करेंगे और उसकी मेडिसिन जानेंगे। तो आज का केस माइग्रेन का है। अभी कुछ दिनों से माइग्रेन जैसी सीरीज चल रही है, तो एक और केस माइग्रेन का लेंगे हम आज। और माइग्रेन के पेशेंट बहुत टाइम तक एलोपैथी में परेशान होते रहते हैं और उनकी एलोपैथी की गोलियां खाते रहते, पर वो वहाँ 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, सालों साल वो गोलियां खाते रहते हैं, लाइक वेसोग्रेन, जीरोग्रेन खाते रहते हैं, बट उनको उस चीज़ में समाधान नहीं मिल पाता है। और होम्योपैथी में जब उनके कारण पता चलते हैं, जब उनका एलिमेंट पता चलता है, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो और अब तो बहुत ही एडवांस टेक्निक है होम्योपैथी के लेकर। माइंड टेक्निक से हम पेशेंट को बहुत जल्दी जान जाते हैं कि पेशेंट किस ओर जा रहा है। तो ये पेशेंट भी मेरे पास 17 साल पुराना माइग्रेन लेकर आई हैं और 17 साल से इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और ये रेगुलर गोलियां खाती हैं और उससे भी इनको आराम नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे माइग्रेन पुराना होता जाता है उसके जो पेन के जो अटैक है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आने लग जाते हैं। तो इनको रेगुलर गोली खाना, पास में टेबलेट रखना, कहीं भी जाना तो मेडिसिन रखना और बहुत परेशान हो जाना माइग्रेन को लेकर, दर्द को लेकर। तो एक बड़ी कहते हैं ना कि खौफ में जिंदगी जी रहे थे ये। तो और इस केस में हम ये चीज़ भी देखेंगे कि अगर हमारे पास पेशेंट का एग्जैक्ट और रीज़न मालूम पड़ता है, हमको केस का वाई मालूम पड़ जाता है, पेशेंट केस का एलिमेंट पता चल जाए कि पेशेंट यहाँ से बीमार हुआ है, तो सामने डिसीज़ क्या है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेशेंट बहुत अच्छे से निकल जाता है, बहुत इजीली और बहुत ही जेंटल तरीके से क्योर होता है। तो इस केस में भी पेशेंट को मैंने एक ही डोज दिया और एसओएस में उनको 1 का डोज लेने के लिए, पर उनको उसकी नीड ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी और वो कम्प्लीटली केस उनका क्योर हो गया। तो ये केस 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट हैं और इन्हें तकरीबन 17 सालों से माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा बताइए क्या तकलीफ है आपको। तो उन्होंने बोला सर मुझे ना 2007 से ही माइग्रेन का प्रॉब्लम है, लगभग 17 साल हो गए मुझे इस तकलीफ को। तो मैंने कहा कि 17 साल से माइग्रेन और 2007 से आप बता रहे हैं, तो थोड़ा मुझे बताएंगे कि 2007 में क्या हुआ था। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा और मुझे बोला सर 2007 में ना मैं 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुई थी। तो मैं कि 3rd टाइम प्रेगनेंसी में मतलब क्या था, मुझे थोड़ा बताइए ना क्या चीज़ थी। तो वो बोली कि सर मुझे 2007 में जो 3rd प्रेगनेंसी हुआ ना वो मैं नहीं चाहती थी। तो मैं क्यों नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा एग्जैक्ट 2007 में हुआ क्या था। तो उन्होंने बोला कि सर मैं 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुई और मुझे ये 3rd प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत थी। सर 2 ऑलरेडी मेरे थे और ये 3rd टाइम की प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल हुई, मुझे पता नहीं चला, कहीं ना कहीं मुझसे वो गलती हो गई प्रोटेक्शन लेने में या ध्यान देने में। तो मैं ये बच्चा नहीं चाहती थी और ये 3rd टाइम प्रेगनेंसी ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। तो मैंने कहा कि क्यों, अगर हुआ था तो ठीक था ना, कि भाई जनरली इतना आप अपने आप को क्यों सोच रही हैं। बोले नहीं सर मुझे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। तो दोनों टाइम मुझे फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम जो दोनों बच्चे जो दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी से, और दोनों टाइम मुझे ना लेबर पेन इतने बुरे हुए कि सर बस मेरी जान ही नहीं निकली। मैं मतलब घबरा गई, मतलब मैं मरती बची सर इन दोनों के टाइम पे। तो दोनों टाइम पे मुझे बहुत लेबर पेन डिले हुए और बहुत मशक्क़त करनी पड़ी और मतलब वो दर्द का जो समय है ना मैं देख के काँप जाती थी, मतलब इतना मुझे दर्द हुआ, मतलब भगवान की दया से मैं बच गई, इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। मतलब मैं मरती बची उन दोनों प्रेगनेंसी में, दोनों में मुझे नॉर्मल हुए और दोनों बच्चे मेरे अच्छे वेट के थे। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई डिलीवरी के दौरान। तो मुझे जैसे ही 3rd प्रेगनेंसी का कारण डिटेक्ट हुआ ना, मुझे एकदम डर लगा कि अरे बाप रे कि तो फिर से मुझे लास्ट प्रेगनेंसी जैसा दर्द झेलना पड़ेगा। सर वो जैसे ही वो प्रेगनेंसी का मैंने कार्ड में पॉजिटिव देखा ना, मैं डर गई और मुझे दिमाग में वही 2 प्रेगनेंसी के वो जो दो डर जो था ना कि वो भाई वापस से वो दर्द होगा, वो सारी पीड़ा मुझे वापस से झेलनी पड़ेगी। और वो जो एंड टाइम में जब वो उन्होंने मुझे पुश करने के लिए कहा, तो सर वो इतना घबरा गई, इतना डर गई सर, उस वापस से उस दर्द में मुझे नहीं जाना सर।
उस पूरे इंसिडेंस को देखकर मुझे डर लगता है कि अब मुझे वापस से वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो प्रेगनेंसी का वो जो टाइम था वो फेस करने में इनको डर लग रहा था कि अब क्या होगा। तो सर मुझे उस चीज़ को लेकर बहुत डर लग रहा था कि लास्ट टाइम तो मैं मरती मरती बची, इस बार कहीं कुछ हो ना जाए मेरे को। उसकी मुझे चिंता, डर, और वो दर्द की वजह से मुझे लग रहा कहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। तो मैंने कहा आपको ये चीज़ का ज़्यादा फील हुआ कि मतलब उस प्रेगनेंसी अब थर्ड हुई है तो थर्ड में वापस आपको लेबर रूम में लेके जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो ये चीज़ हाँ मतलब कि अब वो टेंशन, उसके बाद मुझे वो टेंशन होने लगी। मैं 7 महीने तक डर और टेंशन में जीती रही कि भाई कि क्या होगा क्या होगा। तो मैंने कहा कि और कोई, बोले हाँ सर एक चीज़ ये भी थी और दूसरी चीज़ थी कि ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे तीसरा करने का क्या ज़रूरत है। और तीसरा ये है कि भाई मेरी ज़िंदगी का क्या, अगर मैं ऐसे ही बच्चे करूँगी वापस थर्ड प्रेगनेंसी भी करूँगी तो मेरी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। मैं घूमना फिरना अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूँगी सर। अब मेरा खुद का जीवन क्या है, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ क्या है, मेरे खुद का कोई प्लानिंग क्या है, मैं अपनी लाइफ के बारे में क्या करूँगी। मतलब मुझे भी तो लाइफ में जीना है, मुझे भी लाइफ में घूमना फिरना है, सारे चीज़ें एंजॉय करनी है। तो अगर ये प्रेगनेंसी होती है तो मेरी इन सब चीज़ें दिक्कत देगी। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी ज़्यादा तवज्जो दे रही थी थर्ड प्रेगनेंसी के अंदर। तो नहीं फिर तो बोले कि सर फिर वो मैं कि जब आपको सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ तो क्या हुआ था कि सर वो जब वो जैसे ही वो चीज़ डिलीवरी के बाद, दोनों डिलीवरी के बाद मेरे को है ना, नॉर्मल लेडीज़ को 1 मंथ में 15 दिन में समथिंग सब नॉर्मल हो जाता है। मुझे महीने महीने 2-2 महीने तक वो जो डिलीवरी का जो पेन था ना वो जाता ही नहीं था। बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी मुझे दोनों प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत मुश्किल से मैं मतलब नॉर्मल हो पाई थी इन डिलीवरी के बाद में। आम लेडीज़ों से ज़्यादा मुझे तकलीफ झेलनी पड़ी। तो मैंने कहा कि और कोई, बोले कि सर बस यही चीज़ थी कि मेरी पर्सनल लाइफ भी थी और मुझे उस परेशानी, उस दर्द को झेलना नहीं चाहती थी मैं। फिर बोले सर 7वें मंथ में बच्चे का सडन एबॉर्शन हुआ और बच्चा एबॉर्ट हो गया। मतलब डॉक्टर ने कहा कि इसको पूरा निकालना पड़ेगा। तो वो एबॉर्शन हुआ उसका और मतलब खुद ही बच्चा एबॉर्ट हो गया और फिर उनको पूरा साफ करवाना पड़ा। मतलब कि जब मदर ने बच्चे को रिजेक्ट किया कि मुझे नहीं चाहिए तो ब्रेन ने भी उस बच्चे को नहीं अपनाया और वो बच्चा एबॉर्ट हो गया। मतलब उस बच्चे ने, अगर वो बच्चा जन्म भी लेता तो मदर के रिजेक्शन से वो कहीं सारे एलिमेंट लेता, बट वो बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही इस रिजेक्शन के साथ में अपने आप को छोड़ दिया। तो ये केस में एक ही चीज़ भी बड़ी सीखने को मिलेगी कि अगर मदर पेट में ही बच्चे को, कई बार हम देखते हैं कि मदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन, बहुत ज़्यादा दिमाग प्लानिंग करती है कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। और अगर वो लड़की हुई तो मदर की तरफ बच्चे को, जो अंदर भ्रूण में पलने वाला बच्चा है, वो रिजेक्शन फील कर लेता है कि मैं तो लड़की हूँ, इनको तो लड़का चाहिए। तो बच्चे वहीं से एलिमेंट लेके आते हैं और कई बार हम बाई बर्थ उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह, बहुत सारी सीवियर पैथोलॉजी बच्चों को बाय बर्थ आ जाती हैं ड्यू टू मदर के इमोशंस बच्चे तक चले जाते हैं। तो इस केस में भी मदर के इमोशन बच्चे तक चले गए और बच्चा खुद ही अबॉर्ट हो गया। बट उनके उस बच्चे के अबॉर्ट होने के बाद में इनको माइग्रेन हो गया, इनको सिर दर्द का समस्या शुरू हो गया। तो उसके बाद से इनको ये प्रॉब्लम बना हुआ था। तो मैंने इतना ही केस टेकिंग लिया, वो पेन के दौरान क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इन चीज़ों पे मेरे लिए कोई क्वेश्चन नहीं बाकी थे, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट और वो सिचुएशन आ चुकी थी मेरे सामने कि इनको माइग्रेन इसकी वजह से हुआ है। सो इस केस में सबसे पहले मेरे दिमाग में जैसे ही उन्होंने 2007 और प्रेगनेंसी के बारे में चर्चा की तो उनको उस भयानक दर्द में जाने का डर था, उस भयानक प्रोसेस में जाने का। एक प्रेगनेंसी एक प्रोसेस है। जब 9th मंथ कंप्लीट होते हैं तो बच्चे को जब डिलीवर करते हैं तो जब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बाकायदा उनको प्रेशर लगवाया जाता है या उनको बच्चे को पुश किया जाता है, ये सारी प्रोसेस होती है। सिजेरियन सेक्शन में जनरली एनेस्थीसिया लगाकर, सी सेक्शन लगाकर बच्चे को बाहर निकाले जाते हैं। बट इसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें पेशेंट खुद जगता है और सारे पेन को झेलता है। तो इनको दोनों ही बार ये पेन बहुत ज़्यादा हुआ। थर्ड टाइम पे उनको उस प्रोसेस में जाने का डर, वो बहुत भयानक प्रोसेस, बहुत बुरा दर्द, जिससे वो मरती मरती बची दोनों बार। दिस इज़ फियर ऑफ एन ऑर्डियल।
ये रूब्रिक है। मेरे दिमाग में सबसे पहला रूब्रिक फियर ऑफ एन ऑर्डियल, एक ऑर्डियल, एक अग्नि परीक्षा में जाने का डर जो वो पहले फील कर चुकी हैं और वापस में उनको उसमें नहीं जाना है, और जिसकी वजह से वो दोनों बार प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल लेडी से ज़्यादा वो सफ़र की है, पेन किया है, 2-2 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। दिस इज़ फियर ऑफ सफरिंग। एक ही केस में दोनों सफरिंग और ऑर्डियल है। सफरिंग में एक चीज़ झेलना होती है, आप लंबे टाइम तक झेलते हैं, और ऑर्डियल में एक प्रोसेस होता है जहाँ से निकलने का उनको डर था, जो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो सकता है। तो ऑर्डियल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सफरिंग की प्रोसेस लंबी होती है कि भी वो उठ नहीं पा रही थी, मैं बैठ नहीं पाई थी, मुझे चलते फिरते दर्द हुआ, मुझे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। इसमें इंटेंसिटी कम होती है, सफरिंग में लंबे समय तक आप किसी चीज़ों को झेलते हैं, और ऑर्डियल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट उस प्रोसेस से जाने में भी डरता है। लास्ट टाइम सर मुझे पथरी का बहुत दर्द हुआ था, मेरी जान निकल गई थी, मेरे हलक में मेरी जान आ गई थी, डॉक्टर वैसा कोई पेन ना हो, बस मुझे डर लगता है। अगेन फियर ऑफ एन ऑर्डियल। ऑर्डियल में एक अग्नि परीक्षा, एक सीवियर इंटेंसिटी वाले दर्द में जाने का डर होता है उसको। सेकेंड रूब्रिक, इन्होंने बोला कि मैंने ये प्रेगनेंसी कर गलती कर दी, मुझे ध्यान नहीं दिया, मुझसे क्या बड़ी मिस्टेक हो गई, रॉन्ग डन ही है, इन्होंने गलती कर दी, इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, इन्होंने प्रोटेक्शन नहीं लिया, इन्होंने एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी को प्लान कर लिया, और उसके बाद से ही ये एक डर और एक चिंता में जीने लगे। फियर रूब्रिक है हमारे पास, एंजाइटी विथ फियर रूब्रिक है हमारे पास, और वो उसी डर और उसी फियर और उसी मतलब कहीं मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, उसी डर में उनको 7 महीने निकले। तो रूब्रिक है हमारे पास, फियर ऑफ डेथ विथ एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ, पेन फ्रॉम, उस दर्द की पीड़ा से कहीं मैं मर ना जाऊँ, कुछ हो ना जाए मुझे। और जैसे ही वो कार्ड पॉजिटिव आई, इनके दिमाग में एक डर आया, एलिमेंट फ्रॉम फियर एंड फ्राइट, डर गई, घबरा गई, क्या होगा। लास्ट रीज़न उन्होंने क्या बताया हमको कि मेरी भी तो कोई लाइफ है, मैं कब जीऊँगी, मैं कब अपने लाइफ को एंजॉय करूँगी, मैं कब घूमूंगी, कब फिरूँगी, ये क्या बच्चे ही पालती फिरूँ मैं क्या, फिर बच्चे होंगे तो फिर वो उनके लिए 3 साल तक पढ़ाओ कराओ धराओ, ये 2 बच्चे बड़े हैं, आराम से मैं मेरी लाइफ जी सकती हूँ। सेल्फिशनेस, ये लेडीज़ अपने बारे में सोच रही थी, वरना जनरली काफ़ी लोगों को थर्ड प्रेगनेंसी होता है और वो बहुत ईजिली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं, बट इनको अपने बारे में ज़्यादा सोचना था। तो हमने इन रूब्रिकों को लेकर उनको आर्थनिक प्रिस्क्राइब किया, आर्थनिक 1M सिंगल डोज, और बाकी 1M SOS में मैंने उनको दिया कि जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगे करे तो आप लीजिएगा, बट उनको वापस डोज रिपीट। तो इस केस में हमने पेशेंट को सिर्फ 1M का एक डोज दिया, 1M SOS में साथ में रखने के लिए कहा कि भाई जब ज़्यादा इमरजेंसी हो, पेन हो तो लीजिएगा, बट पेशेंट को नीड नहीं पड़ी अगेन नेक्स्ट डोज लेने की, और पेशेंट इसी एक डोज में पूरे तरह ठीक हो गए। तो इस केस में यही एक चीज़ हमारी लर्निंग है कि एग्जैक्ट कॉज हमको पकड़ना है केस का, कि जैसे इस केस में 2007 से उनको प्रेगनेंसी का डर, वो ऑर्डियल का डर, वो सफरिंग का डर, वो मौत का डर, और वो चीज़ उन्होंने जो गलती कर दी, ये सब चीज़ें हमने एक डॉट बनाए और कलेक्शन बनाया रूब्रिक का, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हमने उनके वाई पे, उनके एलिमेंट पे। कई बार हर केस में एलिमेंट नहीं मिलते, वाई नहीं मिलता है, तो हमको उनकी प्रेजेंट सिचुएशन और वो डिसीज कंडीशन के दौरान कैसे रिएक्ट करते, कैसे बिहेव करते हैं, उस पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन बनता है। तो वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, हर केस में वाई मिले ज़रूरी नहीं होता है। कई बार पेशेंट का प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि हमारे मेडिसिन में, हमारे दिमाग में प्रेजेंटेशन पे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाती है। तो कोई फिक्स केस टेकिंग नहीं होती है कि भाई हमें हर केस में बहुत डीपली केस टेकिंग जाकर वाई जानना है। कई बार पेशेंट बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से सफ़र करता है और उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है जिससे हम मेडिसिन को पकड़ लेते हैं और वो पेशेंट ठीक भी होता है। तो हमको एज अ वर्सटाइल होम्योपैथ हमको डिफरेंट मेथड आना चाहिए, डिफरेंट तरीके से केस टेकिंग आना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे से जेंटली क्योर कर पाएँ। सो ये एक केस था माइग्रेन का, जो लेडीज 17 साल से परेशान थी और विद इन अ मंथ ही वो हमारे आर्सेनिक 1M के एक डोज से ठीक हो गई। हम नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, नई बीमारी के साथ में, नई रूब्रिक के साथ में और नए केस के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने जूनियर, अपने कलीग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।